वेलकम स्टूडेंट्स। वेक्टर इंटीग्रेशन के एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम ग्रीन्स थ्योरम इन एक्स वाई प्लेन को आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ग्रीन्स थ्योरम। दिस इज ग्रीन्स थ्योरम इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन इंडिकेट करता है कि 2 डायमेंशनल इंटीग्रल ही होगा, डबल इंटीग्रल में ही हमको जाना है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखें ग्रीन्स थ्योरम क्या है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमें दिया गया है कि इफ R is a closed region bounded by simple closed curve C, simple closed curve C, and F1 and F2 are continuous function, are continuous functions having continuous partial derivatives, मतलब इसके partial derivatives जो हैं वो भी continuous हैं, having continuous partial derivatives। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है, मतलब कि कोई एक रीजन है, क्लोज्ड रीजन है R, जो सिंपल क्लोज कर्व C से बाउंडेड है, और दो फंक्शंस F1 F2 हैं जो कि कंटिन्यूस हैं और उनके पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस हैं। दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव्स, नॉट डेरिवेशन। पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूस। देन हम क्या लिख सकते हैं? देन बाय ग्रीन्स थ्योरम वी कैन राइट इंटीग्रल ऑफ f1 dx plus f2 dy along the closed curve C is equal to double integral over the region R del f2 by del x minus del f1 by del y, and double integral है, so we have to integrate for x and y, एक्स वाई प्लेन में कहा गया इसलिए। इसी स्टेटमेंट को मैं एक और फॉर्म में लिखता हूं जो कि थोड़ा इजी लगेगा आपको भी, मुझे तो अच्छा लगता है इजी याद रखने के लिए। वो अगर हम f1 की जगह m ले लें, m dx, और f2 की जगह अगर n ले लिया जाए तो ये बन जाएगा m dx प्लस n dy। m dx प्लस n dy आपको कुछ याद दिलाता होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो ये m dx प्लस n dy स्टैंडर्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब विथ रिस्पेक्ट टू r, मतलब ओवर द रीजन r इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर हम जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन थी डेल n बाय डेल एक्स और डेल m बाय डेल y की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर वही डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, डेल n बाय डेल एक्स माइनस डेल m बाय डेल y विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। अब ग्रीन्स थ्योरम अगर आप स्टेटमेंट देखें तो यहाँ से क्लियर हो रहा है डेट दिस इज अ रिलेशन बिटवीन लाइन एंड डबल इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल, हम इसको बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, और सरफेस इंटीग्रल कहां पर है? सरफेस इंटीग्रल इज इन एक्स वाई प्लेन। तो ये एक्स वाई प्लेन हमेशा याद रखिएगा, अगर एक्स वाई प्लेन नहीं होगा तो ये स्टोक्स थ्योरम बन जाएगी। ठीक है, एक्स वाई प्लेन, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल इन एक्स वाई प्लेन, ये आपको याद रखने की बात है। तो आइए अब इसी को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन भी अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है इसमें वेरिफिकेशन के लिए। तो जब वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन आए कि वेरीफाई द ग्रीन्स थ्योरम, उस केस में हमें स्टेटमेंट जो लिखा गया है ऊपर उसका LHS भी सॉल्व करना पड़ेगा और उसका RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा, और LHS RHS की दोनों की वैल्यू इक्वल बताना पड़ेगी। अगर इक्वल आ गई तो थ्योरम इज वेरीफाइड। सेकंड क्वेश्चन आता है
evaluation of integral using ग्रीन्स थ्योरम। उस केस में हमें केवल राइट हैंड साइड अप्लाई करना है, ठीक है। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली RHS वी हैव टू सॉल्व, ठीक है। तो आइए जल्दी से हम एक क्वेश्चन करते हैं, और जो क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ, मैं एक वेरिफिकेशन का क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब अगर आपसे वेरिफिकेशन का पूछा जाए तो कर ही पाएंगे, और अगर केवल इवेल्यूशन बोला जाएगा तो हमें RHS इस क्वेश्चन का करना होगा। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर इंटीग्रल xy प्लस y स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर dy where C is bounded by, where the curve is bounded by curves y is equal to x and y is equal to x स्क्वायर, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझिए क्या दिया है, हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मतलब ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, उसका LHS और RHS दोनों की वैल्यू अपने को निकालना है, ओके। देन जो रीजन है, द कर्व C इज बाउंडेड बाय टू कर्व्स y इक्वल टू x और y इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये तो हो गई y इक्वल टू x लाइन हो गई, दिस द इक्वेशन ऑफ लाइन। और ये क्या हो गया, दिस इज अ पैराबोला। पैराबोला कैसा होगा, सिमेट्रिक अबाउट y, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक इसको स्केच बनाते हैं ताकि इमेजिनेशन क्लियर हो कि क्या करना है हमें, देन वी विल सॉल्व। तो जो आपको दिया गया है हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से आपको कहा गया है y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको आपने ड्रॉ कर लीजिए। हमने लिया y एक्सिस, देन कंसीडर x एक्सिस, राइट। और क्या बोल रहे हैं आपको, आपसे कहा जा रहा है y इज इक्वल टू एक्स की एक लाइन ड्रॉ करनी है, 45 डिग्री के एंगल से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए y इज इक्वल टू एक्स की, ठीक है। और पैराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स का पैराबोला है, तो y इज इक्वल टू एक्स का पैराबोला आप ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि इस तरह से ओरिजिन से टच होते हुए लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए कहीं ना कहीं पास होगा, राइट। तो इस तरह का। अब रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या मिल रहा है यहाँ पर, हमें कहा गया है कि जो रीजन है, जो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से बाउंड होता है। तो मुझे यहाँ पर जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दिख रहा है, वो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दिख रहा है ये वाला पार्ट, राइट। सो दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम R से इंडिकेट कर सकते हैं। दिस इज द रीजन R, एंड दिस रीजन R इज बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम LHS पर आते हैं। स्टेटमेंट क्या है हमारा थ्योरम का, तो स्टेटमेंट है हमारे पास, बाय ग्रीन्स थ्योरम V में राइट इंटीग्रल ऑफ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल, ये पहला इंटीग्रल लॉन्ग द कर्व होगा, दूसरा रीजन R के लॉन्ग होगा, डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y dx dy। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम LHS सॉल्व करते हैं, LHS इज द C, और यहाँ लिखा क्या है, C इज बाउंडेड बाय द कर्व्स। तो यहाँ पर दो कर्व्स का इन्वॉल्वमेंट है, लाइन इंटीग्रल हमको फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे y इज इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग, और फिर हम लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे अलॉन्ग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स को जब देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, दो कर्व्स हो गए। तो सबसे पहली बात, तो जब LHS को हम सॉल्व करेंगे, LHS हो जाएगा हमारा इंटीग्रल C m dx plus n dy। so this integral can be decomposed into two parts। आपको इसको C1 के अलॉन्ग भी इंटीग्रेट करना होगा, तो C1 m dx प्लस n dy प्लस
दूसरा जाएगा C2 MDX प्लस NDY। इस तरीके से हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर m और n की वैल्यूज देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो m की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, m की वैल्यू आ रही है, यहाँ से कंपेयर करते हैं, m मतलब dx के साथ जो लिखा गया है, द कोफिशिएंट ऑफ dx, यहाँ से आ जाएगा xy प्लस वाई स्क्वायर, और जो n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, n आ रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए C1 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे, इसी करो को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, C1 के लिए जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर C1 y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, तो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, तो y इज इक्वल टू एक्स लिखा जाएगा। और रिक्वायरमेंट होने पर जब x को y में या y को x में इंटरचेंज करना है, देन वी कैन राइट dy इज इक्वल टू dx। सिमिलरली जब C2 के लिए हम बात करेंगे तो C2 क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, पैराबोला है। यहाँ पर आप y को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं और एक्स स्क्वायर की जगह y भी रख सकते हैं, राइट। एंड इन दैट केस dy विल बी रिप्लेस्ड बाय 2x dx, राइट। तो ये कन्वर्जन हो गया। अब बात आती है लिमिट की, x और y दोनों की लिमिट्स आप देखिए। तो लिमिट कहाँ से मिलेगी, सिंस द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज द बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मुझे दिख रहा है कि दोनों कर्व्स 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स, बहुत आसान है, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में y की जगह x रख दीजिए, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहीं से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 1 निकल कर आती है। अब x की वैल्यू 0 और 1 को अगर आप किन्हीं भी इक्वेशन में रख दें, आइदर इन y इज इक्वल टू एक्स में रख दें या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में रख दें, दोनों ही से y की वैल्यू आएगी, जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 0 आ गई, और जब x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया आपके पास, 0 0 एंड 1 1। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएशन अब चाहे y इज इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग जाएं या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अलॉन्ग जाएं, x की लिमिट 0 से 1 चेंज हो रही है, y की लिमिट भी 0 से 1 चेंज हो रही है, राइट। तो हमारे पास लिमिट्स क्या हो गई, द लिमिट्स फॉर x एंड y आर 0 टू 1। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम LHS सॉल्व करते हैं हमारा, तो आ जाइए नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ मैं LHS। तो LHS है हमारे पास, स्टेटमेंट में आपको समझा चुका हूँ, तो डायरेक्टली मैं इंटीग्रल लिख रहा हूँ। तो LHS में हमें दिया गया है इंटीग्रल अलोंग C xy प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर dy, ठीक है। इसको पहले हम C1 के लिए इंटीग्रेट करेंगे, फिर C2 के लिए इंटीग्रेट करेंगे। ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अलोंग C1। अलोंग C1 जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी पहले, लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स है और dy इज इक्वल टू dx है, और लिमिट्स 0 टू 1 रहेंगी चाहे x हो या y, राइट। तो इंटीग्रल हो गया C1 के अलोंग, हम लिखेंगे C1 के लिए x की जगह हम y की जगह x रख देते हैं, मैं पूरा इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ x लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स, वाई को x से रिप्लेस किया, प्लस y की जगह x रखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है dy। अब dy को हम x में बदल देते हैं, तो dy इज इक्वल टू dx है, तो इट कैन बी रिटन एज dx। सिंप्लीफाई करें तो देखिए तीनों जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल अलोंग C1 प्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। अब इंटीग्रेट किया, लिमिट रख देते हैं, तो लिमिट x की है 0 टू 1, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका इंटीग्रल आ जाएगा यहाँ से 3 एक्स स्क्वायर बाय 3, दैट इज x की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ से जब लिमिट रखी आपने 0 टू 1, अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट आ गई 1, तो दिस वैल्यू इज 1 हियर, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो y इज इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग इंटीग्रेट किया तो वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है।
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आरएचएस को सॉल्व करते हैं। तो सॉरी, अलोंग C2 भी आपको सॉल्व करना है। तो नाउ अलोंग C2, जब C2 के अलोंग हम सॉल्व करें तो C2 है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अभी डिस्कस किया था हमने, और dy की जगह आ जाएगा 2x dx एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, 0 to 1। अब देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पर C2 के लिए, तो दिस इंटीग्रल बिकम्स, फंक्शन ये लिखा गया है ऊपर, इसी फंक्शन को अब हम C2 के लिए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से देखिए क्या बनता है, ये C2 आप क्या कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ x कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, y की जगह रखा एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x टू दी पावर 4 dx प्लस एक्स स्क्वायर dy है, यहाँ पर dy को इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करना है, तो dy को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2x dx, 2x dx। ये बन जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद C2, यहाँ पर एक्स क्यूब की टर्म आ रही है, एक्स क्यूब की टर्म एक यहाँ और आ जाएगी, तो दिस इज 2 + 1 3x क्यूब प्लस x टू दी पावर 4 dx। ठीक है, अब लिमिट देखिए, अब लिमिट में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमने 0 to 1 निकाल लिए थे, लेकिन सिंस वी आर इवेल्युएटिंग दी वेक्टर इंटीग्रेशन, ठीक है, तो जो वेक्टर इंटीग्रेशन हम इवेल्युएट कर रहे हैं, तो हमने क्या लिया, दो कर्व्स लिए थे, एक आपने लिया था y इक्वल टू एक्स और एक लिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला। ठीक, हमने अभी जो लिमिट ली है 0 to 1 ली है, अब वेक्टर है तो यहाँ पर जाकर जब आएगा, सर्कुलेशन वेक्टर भी कहते हैं लाइन इंटीग्रल को, हमने लाइन इंटीग्रल जब पढ़ा था तो सर्कुलेशन मतलब सर्कल कंप्लीट होता है, तो ये यहाँ जब 0 0 1 से 1 1 पर आएगा तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद में वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ। अब अगर आप यहाँ से लिमिट निकालेंगे तो लिमिट 1 to 0 होगी। ठीक है, इसको आप याद रखिए, मैंने यहाँ पर अभी 0 to 1 बताया था, ठीक है, बट एक्चुअली अब होने वाला क्या है, यहाँ पर जब C2 के लॉन्ग हम इंटीग्रेट करेंगे तो अब x की वैल्यू 1 से 0 पर आएगी, 0 से 1 नहीं आ जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, लिमिट इज वरीज फ्रॉम 1 to 0। अब हम अब लिमिट रखते हैं, 1 to 0 लिमिट होगी हमारे पास, एंड हियर वी हैव 3x क्यूब प्लस x पावर 4 dx। now integrate it, so it will be thrice x power 4 by 4 plus x power 5 by 5 and the limits are from 1 to 0। अपर लिमिट के केस में 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट जब रखेंगे तो सब नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन के साथ हम लिख रहे हैं 3/4 प्लस 1/5, एक्स के प्लेस पे आपने रखा है 1, सॉल्व किया, 5 4 20, 15 प्लस 4 19। ठीक है, तो दिस विल बी -19/20। ठीक है, अब इस तरह से C1 और C2 दोनों को अगर आपने ऐड किया तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी LHS की, क्योंकि हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, तो नाउ I can write here the integral of C is equal to integral along C1 plus integral along C2 is equal to 1 minus 19/20। उसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, द वैल्यू इज 1/20। LHS की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/20, तो द LHS इज इक्वल टू 1/20। अब RHS की वैल्यू भी हमारी 1/20 आनी चाहिए, तो वी हैव इवैल्यूएटेड the LHS of the Green's theorem। Okay, so in this way we have to integrate। now come to the right hand side। अब right hand side को जब evaluate करेंगे तो लिखते हैं now RHS of the theorem। तो RHS जो है theorem का वो हम नोट करते हैं, तो RHS is equal to double integral over R del n by del x minus del m by del y dx dy, राइट। ये चीज आपको दी गई थी, ये स्टेटमेंट है थ्योरम का।
अब यहाँ से हम पहले ही बता चुके थे m और n की वैल्यू क्या है हमारे पास। तो जो m की वैल्यू आ रही थी, m की वैल्यू है हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू है एक्स स्क्वायर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, राइट। डेल एम बाई डेल वाई चाहिए हमें, तो फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के लिए डिफ्रेंशिएट किया तो x बच जाएगा यहाँ से, एंड y का हो जाएगा 2y। सिमिलरली डेल एन बाय डेल एक्स लिया, डेल एन बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x आ जाएगी। ठीक, इंटीग्रल हमें किसका करना है, तो फॉर इंटीग्रेशन वी रिक्वायर डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई। डेल एन बाय डेल एक्स में से माइनस किया तो डेल एन बाय डेल एक्स की वैल्यू 2x है, माइनस किया x माइनस 2y, तो इसकी जो वैल्यू आएगी डेट वैल्यू इज x माइनस 2y। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है, x माइनस 2y, राइट। अब हम इंटीग्रल में वैल्यूज पुट करते हैं, तो नाउ ऐसे हम लिख सकते हैं देयर फोर दिस डबल इंटीग्रल आर डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं वैल्यूज, डबल इंटीग्रल ओवर आर एक्स माइनस 2y डी वाई डी एक्स। डी एक्स डी वाई भी लिखा जा सकता है, डी वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। अब जो फिर से हम बात करते हैं अपने डायग्राम की, तो जो रफ स्केच हमने ड्रॉ किया था, फिर से यहाँ जरूरत पड़ेगी लिमिट्स निकालना है अब डबल इंटीग्रल के लिए। तो हमने जो डिस्कस किया था अब याद हो जाना चाहिए, एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स की, दिस इज लाइन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स एंड वन पैराबोला, और जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन था इस तरह से रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हमको मिल रहा है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, सॉरी यहाँ पर 1,1 आ रहा है, एंड हियर वी आर हैविंग 0,0, राइट। अब एक वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट होगी और एक वैल्यू आपकी यहाँ पे वेरिएबल होगी, राइट। तो हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं x के लिए 0 to 1, तो मैंने लिमिट ली यहाँ से x की 0 to 1। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए यहाँ पर, तो x की लिमिट हम लेते हैं 0 to 1, मतलब x का जो वेरिएशन है वो 0 to 1 जा रहा है। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आपको विजिबल है। अब y की जब लिमिट लेंगे तो y की लिमिट लेने के लिए वी विल ड्रॉ अ स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस, a strip parallel to y axis. Now this strip is movable along x axis, ये मूव करती है x पर। अब इस स्ट्रिप को ध्यान से देखिए, लोअर लिमिट कहाँ से आ रही है, द लोअर लिमिट इज डिपेंडिंग अपॉन द कर्व y is equal to x square and the upper limit is bounded by line y is equal to x, तो y अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। तो y की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम y is equal to x square। स्ट्रिप की पोजीशन यहाँ भी आ सकती है, always this strip, the lower end or the bottom of this strip is standing on parabola y is equal to x square। तो जो y की लिमिट होगी, y की लिमिट क्या हो जाएगी, x स्क्वायर से शुरू होकर कहाँ तक जा रही है, लाइन तक जा रही है। लाइन क्या है, y is equal to x, y is equal to x इसको रोक देता है आगे जाने से, तो अपर लिमिट इज x। अब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट्स आ गई है हमारे पास, x की लिमिट हमने ली है 0 to 1, y की लिमिट रखी है x square to x, and the function is x minus 2y dy dx। ठीक, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन हो जाएगा y के लिए, x की लिमिट एज इट इज आ गई 0 to 1, y के लिए इंटीग्रेट किया तो आ जाएगा एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर बाय 2, लिमिट रखी तो लिमिट है x स्क्वायर टू x dx। इसको अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ से बनेगा 0 to 1, अपर लिमिट रखी तो अपर लिमिट एक्स स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, y की जगह आपने रखा x, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया अपर लिमिट के केस में, माइनस लोअर लिमिट, अब x y की जगह क्या रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है, तो ये बन जाएगा एक्स पावर 3 माइनस y की जगह रख रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो इट विल बी x to the power 4 dx,
राइट। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस, दिया गया 0 to 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से बचेगा एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 3 dx। नाउ इंटीग्रेट फॉर एक्स, एक्स के लिए इंटीग्रेट किया तो इसकी वैल्यू आ गई एक्स पावर 5/5 माइनस एक्स पावर 4/4। लिमिट्स हैं 0 to 1, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0। केवल अपर लिमिट के केस में वैल्यू मिलेगी तो 1/5 माइनस 1/4। सॉल्व किया तो आ जाएगा 24 माइनस 5, यहाँ से आप रखते हैं वैल्यू, तो वैल्यू क्या ले लेंगे, दिस इज 5 माइनस 1/20। ठीक है, LHS की वैल्यू कितनी आ रही थी, LHS इज 1/20 एंड RHS इज माइनस 1/20। ठीक है, अब यहाँ माइनस क्यों आ रहा है, ठीक है, वैल्यू सेम है तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ RHS। यहाँ पर हमने जो लिमिट ले ली है x की 0 to 1 ली है, ठीक है, और अब इसमें एक वेक्टर इंटीग्रल था, ठीक है, तो यहाँ पर जो लिमिट है 1 to 0 हमारी होनी चाहिए थी, तो अकॉर्डिंगली हमने जब इंटीग्रेट किया तो मैग्नीट्यूड इज सेम, so we can consider these two integrals are equal, hence we can write here the value of LHS is equal to RHS, hence Green's theorem verified। साइन तो हमने यहाँ इग्नोर किया है because we have to integrate along the vectors, डायरेक्शन इशू रहा होगा इसमें, otherwise the magnitude is same। so in case एग्जाम में भी अगर आप सॉल्व करते हैं साइन अगर अपोजिट आ जाते हैं then don't worry, योर क्वेश्चन और योर सॉल्यूशन इज करेक्ट। तो इस तरीके से ग्रीन्स थ्योरम को हमने सॉल्व किया पूरा डिटेल में। वेरिफिकेशन पूछा जाएगा तो LHS और RHS दोनों को हमको सॉल्व करना है, लिमिट निकालने का तरीका आप देख लें, और अगर वेरिफिकेशन नहीं पूछा है, इवैल्यूएशन बोला है, तो केवल राइट हैंड साइड का जो पार्ट अभी हमने किया है इस स्क्रीन पे जो विजिबल है वही आपको करना होगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन के लिए पूछा जाता इवेल्युएट द इंटीग्रल यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, तो जो स्क्रीन पे दिख रहा है केवल इतना ही काम आपको करना होगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही है। अब अगले वीडियो में हम स्टोक्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और पढ़ते रहिए, एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गई है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसी पर अपना अगला वीडियो शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।